सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जियोग्राफी की नई क्लास में आज हम चंबल नदी पढ़ेंगे। इससे पहले हमने यमुना के बारे में पढ़ा था, जो ये यमुना की सहायक नदियाँ और बाएं तट पर मिलने वाली नदियाँ और दाएं तट पर मिलने वाली नदियाँ थीं। अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट बना हुआ है हस्तलिखित भारत के भूगोल के नाम से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित मित्र दोस्तों के साथ, और जो पहली बार आए हों चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएंगे। तो चलिए आज है दूसरा, पढ़ेंगे हम चंबल नदी के बारे में। जो चंबल नदी के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि इसका जो उद्गम होता है कहाँ पर होता है। तो चंबल नदी का जो उद्गम है ये मध्य प्रदेश के इंदौर के जाना पाव पहाड़ी से होता है। कहाँ से? ये मध्य प्रदेश के इंदौर के जाना पाव पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, और ये यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदियाँ हैं, ये राजस्थान के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहती है। ये है मालवा पठार का एक महत्वपूर्ण नदी है, और यह नदी अवनलिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है। यह इटावा से यमुना से मिल जाती है। ये इटावा में यमुना से मिल जाती है। तो चंबल नदी की सबसे बड़ा बात यह है, इसकी विशेषताओं में आता है कि इसका उद्गम जो होगा ये मध्य प्रदेश के इंदौर के जाना पाव पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में बहता है, और इसके जो है मालवा की पठार की महत्वपूर्ण नदियां हैं। ये नदी अवनलिका के अपर्दन के द्वारा भी प्रसिद्ध है। यह इटावा में यमुना नदी से मिलती है। अब चंबल नदी की सहायक नदियों में आता है बनास नदी, शिप्रा नदी, पार्वती नदी और काली नदी। यह इसके सहायक नदियां हैं। ये जो यहाँ पे दिखाया भी गया है यमुना नदी, जो जा करके इटावा में मिल जाती हैं। यही ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ था कि यह जो नदी है यह नदी इटावा में यमुना से मिल जाती है। चंबल नदी जो है इटावा में जा करके यमुना में मिल जाती हैं, और इसके जो सहायक नदियाँ हैं, सहायक नदी में बनास नदी, शिप्रा, पार्वती नदी और काली नदी आता है। राजस्थान में ये राणा सागर, जवाहर सागर ये और कोटा बैराज, राजस्थान में जो है ये राणा सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज से होते हुए बहता है। फिर मध्य प्रदेश में ये गांधीनगर बांध का निर्माण करता है। ये मध्य प्रदेश में गांधीनगर बांध का निर्माण मध्य प्रदेश में करता है। बेतवा नदी जो है, बेतवा नदी तीसरा है बेतवा नदी। तो यहाँ पे बना हुआ है ये जो इसका अगर जाना पाव पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, जहाँ पे चंबल नदी है यहीं पे जाना पाव पहाड़ियाँ हैं जो मध्य प्रदेश में हैं। और तो जाना पाव पहाड़ियाँ जो हैं ये चंबल नदी जाना पाव पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से निकलती है। चंबल नदी का जो उद्गम है ये यहीं से है, जाना पाव पहाड़ियों से, और यही मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर ही गांधी सागर बांध बना हुआ है। फिर आगे राजस्थान से होते हुए ये उत्तर प्रदेश से होते हुए ये गंगा में इटावा में उत्तर प्रदेश में मिल जाती हैं। अर्थात राजस्थान में ही चंबल नदी पर गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध और यहीं पर राजा सागर बांध यहीं पर बना हुआ है। गांधी सागर बांध जो है मध्य प्रदेश में, फिर जवाहर सागर बांध राजस्थान, और राजा सागर बांध भी राजस्थान, और कोटा बैराज भी राजस्थान पर ही है। और यह उत्तर प्रदेश के इटावा में जा करके ये यमुना से चंबल नदी मिल जाती है। राजस्थान में है राणा सागर, जवाहर सागर अथवा कोटा बैराज। फिर मध्य प्रदेश में ये गांधी सागर बांध का निर्माण इसी चंबल नदी पर है। और चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियों में के अंतर्गत आता है शिप्रा नदी, बनास नदी, पार्वती और काली नदी। ये चंबल की सहायक नदियां हैं। फिर आगे है बेतवा नदी, जो
बेतवा नदी यह मध्य प्रदेश की कैमूर पहाड़ियों से निकलती है और ये मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में बहती है। यह नदी यमुना से हमीर में मिल जाती है। बेतवा नदी जो है ये यमुना से निकल करके हमीरपुर में मिल जाती है और बेतवा नदी की प्रमुख परियोजना जो है ये माता टीला और राजघाट परियोजना इस नदी पर बना प्रमुख परियोजनाएं हैं। केन नदी यह मध्य प्रदेश में विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है और यह उत्तर प्रदेश के बांदा में यमुना नदी से मिल जाती है। केनवा नदी मध्य प्रदेश में है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के बांदा में यमुना से मिल जाती है। टोंस या तमसा नदी ये मध्य प्रदेश से निकलती है। टोंस नदी जो है ये मध्य प्रदेश से निकलती है और यह सिरसा नामक स्थान पर गंगा से मिल जाती है। टोंस नदी सिरसा नामक स्थान पर गंगा में जा करके मिल जाती हैं। आगे है कर्मनाशा नदी, ये मध्य प्रदेश के त्रिशूल पर्वत से निकलती है। कर्मनाशा नदी मध्य प्रदेश के त्रिशूल पर्वत से निकलती है और ये बिहार के चौसा नामक स्थान पर गंगा से मिल जाती। बिहार के चौसा नामक स्थान पर गंगा से मिल जाती हैं। फिर गंगा नदी है। गंगा नदी जो है कर्मनाशा नदी ये चौसा नामक स्थान पर बिहार में जा कर के गंगा से मिल जाती है। और कर्मनाशा नदी का जो उद्गम की बात किया जाए ये मध्य प्रदेश के त्रिशूल से निकलती है, त्रिशूल पर्वत से निकलती है। सोन नदी का जो उद्गम है यह अमरकंटक चोटी से निकल करके बिहार के पटना दानापुर में गंगा में मिल जाती है। तो यहाँ पर ये अमरकंटक की चोटी है जो सतपुड़ा पहाड़ी पर है और ये गंगा में पटना के दानापुर में जा कर के मिल जाती है सोन नदी। ये सोन नदी है। इस नदी पर बाढ़ सागर परियोजना स्थित है। किस नदी पे? सोन नदी पर ही बाढ़ सागर परियोजना भी स्थित है और यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड की एक संयुक्त परियोजना है। अर्थात ये 3 राज्यों की एक संयुक्त परियोजना बाढ़ सागर परियोजना है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड। सोन नदी का उद्गम कहाँ पर है? तो ये अमरकंटक चोटी से निकल करके बिहार के पटना दाना में गंगा से मिल जाती हैं। सोन की सहायक नदी रिहंद नदी। सोन की सहायक नदियों में आता है रिहंद नदी। रिहंद नदी पर ही रिहंद बांध के पीछे गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय सोनभद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है ये झील है। अर्थात भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील कौन सा है? गोविंद बल्लभ पंत जलाशय जो है ये मानव द्वारा या मानव निर्मित सबसे बड़ा झील है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सोनभद्र है और सोनभद्र यूपी है ना। सोनभद्र यूपी में सोनभद्र है। यहीं पर ये गोविंद बल्लभ पंत जलाशय यहाँ पे देख सकते हैं। रिहंद नदी और रिहंद बांध पर सारा चीज़ बना हुआ है। अर्थात रिहंद नदी पर रिहंद बांध बना है और उसी के पीछे गोविंद बल्लभ पंत जलाशय है जो मानव के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा झील है, वो भी भारत का। आगे हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में जानेंगे। कुल लंबाई अगर देखा जाए ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का तो ये 3200 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 916 किलोमीटर और विश्व की ऊंचाई पर स्थित नौकागम नदी है। मतलब कि विश्व की ऊंचाई पर स्थित नौकागम नदी भी ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है, जिसकी टोटल लंबाई 3200 किलोमीटर। इसका केवल भारत में ही लंबाई 916 किलोमीटर है, केवल जो भारत में इसकी लंबाई है। अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से, तो ये कैलाश मानसरोवर पर स्थित चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर से होता है। अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से, तो ये कैलाश मानसरोवर पर स्थित चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के समांतर बहुत बहते हुए नामचा बरवा चोटी से यू टर्न लेकर के योंगयाय दर्रे के द्वारा भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये हिमालय के समानांतर
बहते हुए नामचा बरवा चोटी से यू टर्न लेकर के यांग दर्रे से भारत में प्रवेश करती। इसी नदी को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आइए जानते हैं हम ब्रह्मपुत्र को अलग अलग स्थानों पर कौन कौन से नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र का अलग अलग नाम जैसे कि सांगपो नदी जो है ये हम तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। सांगपो नदी तिब्बत में और यारलॉन्ग जाम्बो नदी चाइना में कहा जाता है। यारलॉन्ग जाम्बो ये ब्रह्मपुत्र नदी का ही नाम है, चीन में इसे हम पुकारते हैं। दिहांग नदी ये अरुणाचल प्रदेश में हम ब्रह्मपुत्र को कहते हैं। ब्रह्मपुत्र असम में हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं। बांग्लादेश में हम ब्रह्मपुत्र नदी को यमुना नदी के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में यमुना नदी, असम में ब्रह्मपुत्र और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी, चीन में यारलॉन्ग जाम्बो नदी, तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं मानचित्र के माध्यम से यहीं पे ब्रह्मपुत्र नदी का विस्तार है। अर्थात ये जो घाटी है, अभी हम दर्रा पढ़े थे, कौन सा दर्रा पढ़े थे, योंगयोंग दर्रा पढ़े थे, है ना। ये योंगयोंग दर्रा में प्रवेश यू टर्न लेकर के प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी में असम में रैंप घाटी में बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी में असम में रैंप घाटी में बहती है और ये नदी दिहांग गार्ज का निर्माण अरुणाचल प्रदेश में करती है। ये नदी दिहांग गार्ज का निर्माण अरुणाचल प्रदेश में करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माजुली, उपमानंद और ये असम है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी में बहुत सारे नदी द्वीपों का निर्माण हुआ है। असम में क्या है, बहुत सारे नदी द्वीपों का निर्माण हुआ, जैसे कि माजुली द्वीप और उमानंदा। अब चावल की खेती की जाती है। माजुली द्वीप में चावल की खेती की जाती है और ये विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। माजुली द्वीप जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। माजुली द्वीप जो है असम के भूतपूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा नदी जिला घोषित कर दिया गया। इसी द्वीप पर सोनोवाल जनजातियों के लोग भी निवास करते हैं। कहाँ पे, माजुली द्वीप पर ही सोनोवाल जनजातियों के लोग भी निवास करते हैं। उमानंदा नदी जो है ये विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है। उमानंदा विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उमानंदा और माजुली द्वीप। भारत का सबसे लंबा नदी पुल ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। भारत का सबसे लंबा नदी पुल जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो सबसे लंबा नदी पुल जो है ये टोला सदिया पुल आंध्र प्रदेश और असम, ये भूपेन हजारिका पुल के नाम से भी हम जाना जाता है। इन्हीं के नाम पर गोलाबारी में क्रिकेट स्टेडियम भी है। इन्हीं के नाम से एक क्रिकेट स्टेडियम है भूपेन हजारिका पुल। और असम के गायक हैं ये भूपेन हजारिका। कौन है ये? असम के गायक हैं। इन्हें भारत रत्न भी दिया गया और ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित, पद्मश्री, पद्म विभूषण भी हम भूपेन हजारिका को प्राप्त हो चुका है। भारत की सबसे लंबी देखें तो ये यही है, क्या नाम, यही हमारा क्या है, ऐसे होते हुए ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। यहीं पर रिहांग, लोहित आंध्र प्रदेश में, धनसिरी जो है धनसिरी और सुबनगिरी, मानस, केनौन, निश्चिता बांग्लादेश और ये सारा चीज़ भारत की सबसे अम्लीय नदी कोपिला नदी कहलाती है। भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के बारे में जानते हैं। अगर इसकी लंबाई की बात किया जाए तो 891 किलोमीटर है। सदियों से धुबरी तक इसका विस्तार देखने को मिला है। बराक नदी उद्गम जो है मणिपुर से, तिपाही मुख्य बांध यहीं पर है। इसका जो उद्गम है बराक नदी का ये मणिपुर से है, लेकिन तिपाही मुख्य बांध
ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित परियोजनाएं। ब्रह्मपुत्र नदी पर प्रमुख योजनाएं जैसे पाखी परियोजना, पापुम परियोजना, टिकरोक परियोजना, केमांग परियोजना, ये सारी परियोजनाएं आंध्र प्रदेश में हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पर पाकी परियोजना, पामुम और टिकरोक और केमांग परियोजना, ये है ब्रह्मपुत्र की प्रमुख परियोजनाएं हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को हम मौसमी या मानसूनी नदी भी कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ मौसमी या मानसूनी नदियाँ कही जाती क्योंकि जल का जो स्रोत है वर्षा का जल है। जल का स्रोत जो है यहाँ पर वर्षा का जल है। प्रायद्वीपीय नदियाँ अर्थात जब बारिश होता है तभी इस नदियों में पानी भरा रहता है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, ये वर्षा का स्रोत कहा जाता है। प्रायद्वीपीय नदियाँ सदाबहार नहीं होती हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप कावेरी नदी जो है ये यहाँ पर वर्ष भर पानी भरा रहता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ सदाबहार का कि इसमें वर्ष भर पानी नहीं भरा रहता है, क्योंकि जब मानसून आता है, बारिश होता है, तभी इन नदियों में अर्थात प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में तभी पानी भरा होता है। इसीलिए इसे हम मौसमी नदियाँ कहते हैं, मौसमी नदी या मानसूनी नदी के नाम से जानते हैं। लेकिन एक अपवाद नदी जो है वो कावेरी नदी ऐसा है, ये सदाबहार नदियाँ होती हैं, यहाँ वर्ष भर पानी भरा रहता है। प्रायद्वीपीय नदियाँ डेल्टा व एस्चुरी दोनों बनाती हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती हैं वो डेल्टा और एस्चुरी दोनों का निर्माण करती हैं। जहाँ पर देख सकते हैं एस्चुरी, ये अरब सागर है, ये पश्चिमी घाट और यहाँ पे पूर्वी घाट की नदियाँ हैं। यहाँ पर आप बंगाल की खाड़ी और यहीं ये पश्चिमी घाट की हैं जो अरब सागर आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये डेल्टा का निर्माण है जिसको हम हेरोडोट्स डेल्टा कहते हैं। ये द्वारा सबसे पहले नील नदी के डेल्टा देख करके, है ना, यहाँ पे देखो हेरोडोट्स, और यहाँ पर एस्चुरी ज्वार नद का निर्माण किया गया है। अर्थात जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं वो डेल्टा और एस्चुरी दोनों का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ जो बी आकार की घाटी बनाती हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती हैं ये बी आकार की घाटी का निर्माण करती हैं, जिससे कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ और पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती हैं बी आकार की घाटी का निर्माण करती हैं, और प्रायद्वीपीय नदियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, अर्थात एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ और पूर्वी या पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में आता है उनका नाम लूनी नदी, साबरमती, माही नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, जुआरी नदी, मांडवी नदी और शरावती नदी और पेरियार नदी जो है ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। वही पूरब की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियां जैसे दामोदर, वैतरणी, स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, वैगई नदी, कावेरी नदी, ये ताम्रपर्णी नदी जो हैं ये पूरब की ओर बहने वाली नदियां हैं। पूरब की ओर बहने वाली नदियां जिसका उद्गम कहाँ से हुआ, तो इनका उद्गम जो होता है CNP से होता है। CNP हजारीबाग पठार से इनका देखने से निकल करके ये पश्चिमी बंगाल के वर्धमान नामक स्थान पर हुगली से मिल जाती हैं। CNP से स्वर्णरेखा नदी व ब्राह्मणी नदी भी यहीं से निकलती है। स्वर्ण नदी या स्वर्णरेखा नदी और ब्राह्मणी नदी भी CNP से ही निकलता है। CNP से निकल करके पूरब की ओर बहने वाली नदियों का जो उद्गम की बात किया जाए, ये CNP से निकल करके पश्चिमी बंगाल के वर्धमान नामक स्थान पर हुगली से मिल जाती हैं। तो मानचित्र में भी दिखाया गया है, यहीं पर ये CNP है जो पश्चिमी बंगाल में जाकर के कि हुगली में मिल जाती हैं। ये हुगली नदी है तो यहीं हुगली में आकर के ये मिल जाती हैं, और CNP से ही स्वर्ण रेखा और ब्राह्मणी नदी रेखा भी यहीं से निकलती है। CNP को दो भागों में बांटते हुए आपने भ्रंश घाटी में बहती हैं। मतलब CNP को दो भागों में बांटते हुए ये अपने भ्रंश घाटी में बहती हैं। उत्तर का पठार हजारीबाग पठार और दक्षिण का पठार जो है ये रांची पठार है।
अर्थात यहाँ पर ही दामोदर नदी में मिल जाती है हजारीबाग और रांची, अर्थात सीएनपी को 2 भागों में बांटती हुए ये बहती हैं। दामोदर नदी घाटी में बिटुमिनस कोयले का भंडार पाया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो दामोदर नदी घाटी है, यहाँ पर बिटुमिनस कोयले का भंडार अधिक देखने को मिलता है। इसीलिए इस घाटी को भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। यह अत्यधिक प्रदूषित हो चुकी है, अतः इसे जैविक मरुस्थल घोषित कर दिया गया। दामोदर नदी घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है, जिसका उद्घाटन 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1948 ईस्वी में इसका उद्घाटन किया था। दामोदर नदी घाटी परियोजना यूएसए की टेनेसी नदी के मॉडल पर आधारित है। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना ये संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी नदी के मॉडल पर आधारित है। ये पूर्व में बंगाल एवं झारखंड का शोक नदी भी कहा जाता है। दामोदर नदी को ये बंगाल एवं झारखंड का शोक नदी के नाम से भी जानते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर ये हुगली नदी है जो ये वर्धमान पश्चिमी बंगाल में है, और यहाँ से इन नदियों का जो विस्तार है चलता है, और इसी नदी पर जो बोकारो बांध भी बनाया गया, नहीं यहाँ पर जो अय्यर बांध भी है, फिर बोमरे बांध और दामोदर नदी है, इसी पर बनाया गया। आगे चल कर के यहाँ पर बोकारो नदी, जिस पर बोकारो बांध, और कोनार नदी, इस पर बांध कोनार बांध, और बराकर नदी जो है इस पर है तिलैया बांध, बाल पहाड़ी बांध और मथान बांध यहीं पर बनाया गया है। कहाँ पर? बराकर नदी पर। कोनार नदी पर कोनार बांध और बोकारो नदी पर बोकारो बांध है, बोकारो बांध है। और दामोदर नदी जो है, दामोदर नदी निकलते हुए वर्धमान में जाकर के गिरती हैं, और दामोदर नदी पर ही अय्यर बांध, बेमरो बांध, दामोदर नदी और पचेत बांध यहीं पर बना है। स्वर्ण रेखा नदी, जिसका उद्गम अगर बात करें, स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम रांची पठार से हुआ, जो सीएनपी का भाग है, और इसे हम TISCO इसी नदी पर स्थित है। ये नदी झारखंड, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल में बहती है। स्वर्ण रेखा नदी जो है ये झारखंड, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल में बहती है। और हुंडरू जलप्रपात इसी नदी पर है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण नदी पर ही है। ये झारखंड हजारीबाग जो यहाँ पर है, हुंडरू जलप्रपात कहाँ पर है? ये है झारखंड में। आप इसे को देख सकते हैं, ये हजारीबाग है, फिर रांची है, जिसको जहाँ से दामोदर नदियाँ बहती हैं, और यहीं पर किससे स्वर्ण नदी रेखा भी यही साइड में बहते हुए निकल जाती हैं। अर्थात हजारीबाग और रांची पठार के बीच से ही दामोदर नदी बहती है। इस नदी के रेत में स्वर्ण के कण पाए जाते हैं। अर्थात कहाँ पे? स्वर्ण रेखा नदी में जो है यहाँ पे स्वर्ण के कण पाए जाते हैं। स्वर्ण भंडार की बात किया जाए तो प्लेसर भंडार और एक है धातु रेखा भंडार। तो प्लेसर भंडार जब स्वर्ण नदी घाटियों में रेत से प्राप्त होता है, स्वर्ण रेखा सिंधु नदी, और धातु रेखा भंडार जब स्वर्ण चट्टानों से प्राप्त हो, स्वर्ण जब चट्टानों से प्राप्त होता है तो उसे धातु रेखा भंडार कहा जाता है। प्लेसर भंडार जब होता है जब स्वर्ण नदी घाटियों से प्राप्त होते हैं तो उसे हम प्लेसर भंडार कहते हैं। जैसे हट्टी, कोलार की खान और कर्नाटक, ये धातु रेखा भंडार होता है जब चट्टानों से प्राप्त होता है। वैतरणी नदी का जो उद्गम है ये उड़ीसा के क्योंझर जिला से निकलता है। वैतरणी नदी का जो उद्गम है ये क्योंझर जिला से निकलता, ये केवल उड़ीसा में बहती है। ब्राह्मणी नदी का उद्गम रांची पठार से हुआ है, और ये कोयला और शंख के लिए यहाँ मतलब ये कोयला और शंख की
इस नदियों में पाया जाता है। कोयला और शंख जो है इस नदी में प्राप्त होता है। नदियों के मिलन बिंदु उड़ीसा का राउरकेला स्टील संयंत्र यहीं पर स्थित है। महानदी का उद्गम अमरकंटक चोटी दंडकारण्य पठार से हुआ है। महानदी का उद्गम जो है ये अमरकंटक नदी दंडकारण्य पठार से हुआ है और उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। भारत की हमांग नदी कहते हैं। उड़ीसा को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। महानदी जो है ये उड़ीसा का शोक नदी है। महानदी उड़ीसा का शोक नदी है और भारत की हमांगो नदी कहते हैं। पीली नदी भी महानदी को कहा जाता जो छत्तीसगढ़ के बेसिन में है। महानदी को छत्तीसगढ़ में धान का कटोरा कहते हैं। महानदी को छत्तीसगढ़ में धान का कटोरा कहा जाता और विश्व का सबसे लंबा हीरा कुंड इसी नदी उड़ीसा के कटक में स्थित है। विश्व का सबसे लंबा हीरा कुंड बांध जो है ये महानदी पर ही है जो उड़ीसा के कटक में स्थित है। महानदी की सहायक नदियाँ शिवनाथ नदी, मंड नदी, इब नदी और हसदे नदी और औश नदी, टेल नदी जो है ये महानदी की प्रमुख सहायक नदियों के अंतर्गत आता है। तो महानदी की प्रमुख सहायक नदियाँ शिवनाथ नदी, मंड नदी, ईब नदी, हसदी नदी, हौश नदी, टेल नदी जो है ये इसकी प्रमुख नदियाँ हैं। तो यहाँ पे महानदी बहती है और यहीं पर कटक में, उड़ीसा के कटक में हीरा कुंड बांध बनाया गया है जो 4.8 किलोमीटर है, जो विश्व का सबसे बड़ा ये बांध है। गोदावरी नदी जो इम्पॉर्टेंट है, आप समझ सकते हैं कि जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है गोदावरी नदी, जिसका उद्गम त्र्यंबकम चोटी महाराष्ट्र में हुआ है। त्र्यंबकम चोटी जो नासिक में है, त्र्यंबकम चोटी महाराष्ट्र में, अफवाह तंत्र के आधार पर इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ध्यान रहे कि पवित्रता एवं उपयोगिता के आधार पर दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है। पवित्रता एवं उपयोगिता के आधार पर दक्षिण की गंगा कावेरी को कहते हैं। वैसे अफवाह तंत्र के आधार पर इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है गोदावरी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जबकि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी और भारत की बात किया जाएगा तो ये दूसरी सबसे लंबी नदी है। गोदावरी को वृद्धगंगा भी कहते हैं। नासिक में गोदावरी नदी के तट पर महाकुंभ का आयोजन होता है। नासिक में ही गोदावरी नदी के तट पर महाकुंभ का आयोजन होता है। प्रत्येक 12 वर्ष में बृहस्पति के 12 वर्ष की परिक्रमा पूर्ण करने के पश्चात भारत में 4 जगहों पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। भारत में 4 जगह हैं जहाँ पे महाकुंभ का आयोजन करते हैं। प्रयागराज जो यूपी में है, ये गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम, यहाँ पर ये तीनों नदियाँ बहती हैं। फिर उसके बाद हरिद्वार जो उत्तराखंड में है गंगा नदी पर, उज्जैन जो मध्य प्रदेश में है क्षिप्रा नदी पर, और क्षिप्रा नदी पर इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे होता है। इसको हम याद कर सकते हैं पहुना ट्रिक से। किससे? पहुना ट्रिक से। पी से होगा प्रयागराज, हु से होगा हरिद्वार और हु से होगा हरिद्वार, उ से उज्जैन, ना से नासिक महाराष्ट्र होता है। तो यहीं पर इन महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। आगे है महाराष्ट्र 50%। इन राज्यों में गोदावरी का विस्तार है। कहाँ पे? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर इन्हीं राज्यों में गोदावरी का विस्तार देखने को मिलता है। ये नदी आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी नामक स्थान पर धाराओं में बढ़ जाती है। कितनी धाराओं में? तो 2 धाराओं में बढ़ जाती है। राजमुंदरी नामक स्थान पर यह नदी आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी नामक स्थान पर 2 धाराओं में बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ये कौन सी नदी है?
गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी जो है, गोदावरी नदी ये राजमुंद्री स्थान पे 2 धाराओं में बढ़ जाती है, गौतमी नदी और आगे चल कर के वशिष्ठ नदी है ना के नाम से बह जाती हैं। आगे हम यहाँ पर देखेंगे गौतमी नदी, अर्थात जो ये गोदावरी नदी का जो विस्तार है राजमुंद्री स्थान पर, ये 2 भाग में वशिष्ठ नदी और आगे चल कर के गौतमी नदी में ये बढ़ जाती हैं। और इसका विस्तार यहाँ पर दायमाबाद सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी क्षेत्र है। तो यहीं पर आप देख सकते हैं प्रभा नदी, फिर वर्धा नदी और प्राणहिता, और प्राणहिता में 2 है, पेनगंगा और वैनगंगा, प्राणहिता। फिर आगे इसी गोदावरी में आकर के सहायक नदियाँ इसकी इंद्रावती नदी आती हैं, और फिर यहाँ मंजरा नदी जाती है। यहाँ पर निजाम सागर है जो तेलंगाना में स्थित है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ भी हमने ऊपर पढ़ा था, शिवनाथ, मंड, हूब, हसदी, हाउस, टेल नदियों के बारे में पढ़ा था। तो आगे यहीं पर सारी चीज़ें, इंद्रावती नदी है जो आगे चल कर के बढ़ जाती हैं। महत्वपूर्ण परियोजना, गोदावरी की महत्वपूर्ण परियोजना एवं बांध, तो जायकवाड़ी बांध ये महाराष्ट्र में है, निजाम सागर बांध ये तेलंगाना में मंजरा नदी पर है, पोचमपाद बांध ये तेलंगाना में गोदावरी पर ही श्री राम सागर बांध है, धवलेश्वरम बांध और कोलावरम बांध जो है आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर ही है। ये इसके प्रमुख बांध हैं। तो फिर से देखेंगे जो जायकी है, जायकीवाड़ी बांध जो है ये महाराष्ट्र में है, जायकीवाड़ी बांध। फिर निजाम सागर बांध तेलंगाना में मंजरा नदी पर है, पोचमपाद बांध तेलंगाना में, और धवलेश्वर बांध और कोलावरम बांध जो है ये आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी पर है। आगे चल कर के यहाँ पर 4 भाग में दायमाबाद पावरा नदी जो गोदावरी है यहाँ पर ये बच जाता है। त्रिम्बकम चोटी आप देख सकते हैं कुछ के, और गोदावरी नदी यहाँ पे जा कर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। शुद्ध कारगे डोर, दास नदी और आलमगीर जो है हिडन नदी, फिर मांडा नदी यहाँ पर है। आगे चल कर के अब हम कृष्णा नदी के बारे में जानेंगे। तो कृष्णा नदी के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इस वीडियो को, इस नोट्स को बार बार रिवीजन करेंगे। जैसे अगर आप रिवीजन करते हैं नोट्स का अपने, वैसे वीडियो को आप बार बार देखिए, रिवीजन कीजिए। और अगर आपके द्वारा कोई हस्तलिखित नोट्स है तो उसको भी देखते रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत ही आनंद आएगा पढ़ते समय और आपका रिवीजन भी होता रहेगा। तो वीडियो कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये हमारे द्वारा जो हस्तलिखित नोट्स है कैसा है। कुछ लंबी टाइप लग रहा होगा लेकिन बहुत सी पॉइंट टू पॉइंट लिखा गया है। कोई त्रुटि हो, कोई और भी बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके हमको कमेंट करके बताएं। टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, कहीं भी आप मैसेज कर सकते हैं। और अगर इसका PDF चाहिए, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप PDF के लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा और वहीं से आपको इस सभी का वीडियो का PDF आपको हम प्रोवाइड करेंगे। जो हस्तलिखित नोट्स है उसी का PDF हम ब्राइट बुद्धि टेलीग्राम में आप जाकर के जुड़ सकते हैं। कहाँ पर? ब्राइट बुद्धि टेलीग्राम से आप जा कर के जुड़ जाइए और आपको वहीं पर सभी के PDF आपको वहीं पर प्राप्त होगा। ठीक है। और कोई त्रुटि और कोई जानकारी और कोई भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछिए। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।